देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आप देखिए समझिएगा। नंबर फर्स्ट है कि कह रहा है कि बिहार, चलिए बताइए, बिहारी पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों का होना अनिवार्य यानी कि कंपलसरी होता है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। कुल सदस्यों का 20वां भाग यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए आप लोगों में से कुछ, हाँ तो अभी आपने देखा कुल सदस्यों का 20वां भाग होता है, राइट आंसर हो जाएगा। नंबर सेकेंड बताना है कि रॉकेट नोदन किस सिद्धांत पर, किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर है जो आधारित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। न्यूटन के तीसरे नियम पर यह आधारित है। समझिए न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्या होता है ना कि कोई वस्तु पर लगाया गया जो क्रिया बल होता है ना, वस्तु द्वारा विपरीत दिशा में लगाया गया प्रतिक्रिया बल के ये बराबर हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर है। नंबर थर्ड है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी, कब की थी ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा बंगाल विभाजन की जो घोषणा है 1905 में की गई थी और बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त यानी कि 7 अगस्त 1905 यानी कि 1905 ईस्वी को कलकत्ता का जो टाउन हॉल है वहीं पर स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन को मतलब कहिए कि लागू कर दिया गया था और इसी दिन बंगाल में पूरे शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि बंगाल विभाजन की जो घोषणा के बाद शोक दिवस मनाया गया था वह आपको डेट बता देना है। तो आपको बताना है कौन सा डेट बताइएगा, 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था और हुआ था क्या कि इस दिन ना राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। अगर पूछेगा कि उस वक्त बताइए कि बंगाल के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उसका नाम क्या था, तो एंड्रूज फ्रेजर करके आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, एंड्रूज फ्रेजर बंगाल के विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे थे। इस बात को ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 है फूलों की जो घाटी है कहाँ पर स्थित है बताइए। नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हिमालय में। समझिएगा कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हिमालय में यह है। फूलों की घाटी अगर पूछेगा ना नॉर्मली किसे कहा जाता है, तो चमोली, आपको ध्यान आ रहा होगा, नहीं ध्यान है तो आप इसे याद कर लेंगे, किसे, चमोली को कहा जाता है। देखिए आपको जिन लोगों को रामायण के बारे में पता होगा, कहा गया है कि उस काल में जो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे वो इसी घाटी में पधारे थे। ठीक है, चमोली घाटी यहीं पे वे गए थे। नंबर 5 है सभी शासकों को 1857 के विद्रोह में शामिल होने के लिए पत्र किसने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह जफर के द्वारा लिखा गया था। देखिए इनका जो शासनकाल है ना, बहादुर शाह जफर का 1837 से लेकर के 1857 तक इनका क्या रहा था, शासनकाल रहा था। ठीक है, आपको पता होगा कि लाल किला जो है, लाल किला में जो एक हीरा महल है, हीरा महल का जो निर्माण है पूछेगा किसने बनवाया था, तो बहादुर शाह जफर के ही द्वारा बनवाया गया था। नंबर 6 है किस चीनी विद्वान ने भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। ऑप्शन ए आपको राइट आंसर यहाँ पे टिक करना है, ह्वेनसांग ने किए थे। इनमें से कौन से नेता है जो नरम दल के नेता नहीं है बताना है, यानी कि गरम दल के हैं वो आपको बताना है। तो ऑप्शन आपका ए रहा सामने, अरविंद घोष। ध्यान रखिएगा अरविंद घोष नरम दल के नेता नहीं होकर के गरम दल के नेता थे। ठीक है, चलिए नंबर 8 का जवाब बताइए कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर। गीतांजलि किस में, बंगाली में लिखा गया था। देखिए गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर साहब को क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस बात का भी ध्यान आपको रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखिए जैसे में कि एक है मतलब बुक है जिसका क्या नाम है द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, लाला लाजपत राय के द्वारा। गीता रहस्य आप जानते हो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम के आज़ाद, इन सब के द्वारा लिखा गई ये फेमस बुक है जो अभी तक आपके सेट में काफ़ी बार आ चुका है। सबसे बड़ी बात, अगर आप लोगों को अभी तक आप लोगों ने बुक और उनके लिखने वाले यानी कि बुक एंड उनके जो ऑथर हैं यानी कि लिखने वाले हैं उनके बारे में क्लास नहीं देखा है तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव का क्लास आपको दिया जा चुका है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा।
उसमें टोटल वगैरह ये सारे बुक जो हैं उनको उनके बारे में आपको बताया जा चुका है, आप उसे देखिएगा। वैसे भी आपको ऊपर आई बटन में लिंक शो कर रहा होगा, तो आप वहाँ से देख करके क्लास को वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसा समझ लीजिएगा आपके बिहार सचिवालय से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है, जो टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है वो आपको करवा दिया गया है, और वो क्लास अभी बहुत जल्द और काफ़ी कुछ है जो टॉपिक वाइज आपको करवा दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किस दवा का सेवन दुश्चिंता को कम करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, उपमाशक का। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, हाइजेनबर्ग होगा। देखिए प्रकाश के तरंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन है हाइजेनबर्ग के द्वारा किया गया था, ठीक है। यहाँ पे आपका आइजैक न्यूटन है, आपको पता होगा इनके बारे में, गति का नियम इन्हीं के द्वारा दिया गया था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए नंबर 11, भारत सरकार ने 2024 तक कितने नाभिकीय रिएक्टरों की स्थापना किया जाना का प्रस्ताव मतलब कहिए कि रखा है, प्रस्तावित किया गया है। करंट का क्वेश्चन यहाँ से आपका है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। टोटल 11 का रखा गया है 2024 तक है, 24 तक में। अभी भारत में टोटल 22 नाभिकीय रिएक्टर है, ध्यान रखेंगे अभी तक में कितना है, 22 नाभिकीय रिएक्टर है, जो कि टोटल 7 अलग अलग जगहों पर है। नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध वास्तुकला के संबंध में सुमेलित नहीं है बताना है, यानी कि जो गलत आपका दिया हुआ है वो बताइए। तो ऑप्शन ए आपका चैत्य जो आपका वृक्ष है ये गलत हो जाएगा। चैत्य ना बौद्ध धर्म में पूजा स्थल होता है, ठीक है। बाद बाकी स्तूप जो आपका है, टोप्स स्तंभ जो है आपका लक्ष्य, और विहार जो है ये मठ के रूप में आप इसे जानते हो। नंबर 13 यहाँ से देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है, आपको क्लास का पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग में क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से मैथ्स और रीजनिंग को फिलहाल चाहें तो सॉल्व कर लीजिएगा। आज के इस क्लास में जीके को देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका जो है ना नंबर 13 के बाद नंबर 26 पे आ जाइए। कह रहा है क्या कि एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर उसके प्रकाशित केंद्र, यानी कि केंद्र के बारे में कह रहा है, केंद्र और अनंत के बीच में स्थित एक बिंदु पर रख दिया जाता है। बताइए कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सीधा और छोटा बनता है। अवतल लेंस में वस्तु को अनंत और प्रकाशित केंद्र के बीच में रखने पर प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और है, शायद एक क्वेश्चन, हाँ नंबर देखिए 23 है, इसे भी आप देखिए। पहले कह रहा है कि हमारे घरों में इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? जहाँ भी आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा आप क्लास को आराम से रोक लिया करेंगे। देखिए हमारे घरों में सभी उपकरण मुख्य आपूर्ति से समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं, सही बात है। सभी उपकरण मुख्य आकृति श्रेणी क्रम में होता नहीं है, समानांतर क्रम आपको ध्यान रखना है। और थर्ड में है कि एसी की आपूर्ति 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर की जाती है, सही है। पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी को आराम से टिक कर देंगे, राइट आंसर है। देखिए घर में जो विद्युत धारा दिया जाता है ना, समझ लीजिएगा घर में दिया जाना जो धारा 220 वोल्ट होता है, इसकी जो एसी धारा, ये एसी धारा होती है, और इसकी आवृत्ति अगर पूछेगा तो 50 हर्ट्ज आपको ध्यान रखना है। चलिए अब अभी आपने 26 देख लिया, अब 27 देखिए। बताइए कि 250 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, याद कर लेंगे 50.2 × 10⁻23 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए नंबर 28 की निम्नलिखित में से किस पदार्थ को पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता, यानी कि रिसाइकल जिसे आप कहते हो, या नहीं किया जा सकता है? तो जानते हैं आपके कांच, धातु, प्लास्टिक को किया जा सकता है, बट लकड़ी को नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कोयला बन जाता है, उसके बाद आप इसका यूज नहीं कर सकते। बाद बाकी कांच है, प्लास्टिक है, धातु है, इन सबको आप फिर से कुछ मतलब यूज करके कुछ बना सकते हो, कहने का ये मतलब है। और देखिए रुक्मणी जो प्रकाशन है, अगर आप चाहें तो आपके लिए टेस्ट सीरीज भी दिया हुआ है, तो आप चाहें तो प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा इस एप्लीकेशन को, और यहाँ से आप सेट लगा सकते हैं। प्रैक्टिस सेट वगैरह शायद दिया हुआ है तो आप उसे देख लेंगे। नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी अजैव निम्नीकरणीय वस्तु है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, नायलॉन आपका सही जवाब है। नायलॉन अजैव निम्नीकरणीय वस्तु है। बाद बाकी आपका जैसे
लकड़ी है, कागज है, घास है, ये सारे जैव निम्नीकरणीय हैं। ठीक है, देखिए जैव अपघटक और अजैविक अपघटक होता है ना, तो जैव अपघटक क्या होता है, मतलब कहिए कि बैक्टीरिया के द्वारा जिसे विघटित किया जा सके, जैसे में कि पौधा है, जानवर है, सब्जी है, फल है, ये सारे जो है ना आपके जैविक अपघटे होते हैं। और अजैविक अगर आप जानना चाहो तो ये मतलब बैक्टीरिया के द्वारा ऐसे नहीं, मतलब कहिए कि आप उसे मतलब विघटित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नंबर अब 32 आप देखेंगे, क्योंकि 31 में यहाँ पे आपको रीजनिंग का सवाल है, सॉल्व आप इसे कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ तो आपको क्लास का टेलीग्राम पे एबीसी एकेडमी पर मिल जाएगा। आप चाहें तो एबीसी एकेडमी लिख के टेलीग्राम पे सर्च करिए, आपको चैनल का लोगो आपको पता है, जो आप लोगो देख पा रहे हो एबीसी लिखा हुआ सेम आएगा, आप उसे ज्वाइन कर लेंगे। नंबर 32 है कोशिका में लयनकाय, जिसे आप लाइसोसोम के नाम से जानते हैं, इसका कार्य बताना है, क्या होता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। कोशिका द्वारा ग्रहण की गई सामग्री को पचाना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसद का अंग नहीं है? नंबर 33 का राइट आंसर बताइए। देखिए राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से ही मिलकर क्या बनता है? संसद बनता है। मंत्रिमंडल ये हो जाएगा आपका, इसका मतलब नहीं, अंग नहीं है। चलिए नंबर 35 है भूकंप, ज्वालामुखी। देखिए भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन को इन चारों में से किसके रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन ए भूगर्भीय संकट के रूप में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग की संरचना से संबंधित है? नंबर 36 का बताना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे डी है, ध्यान आ रहा होगा आपको, अनुच्छेद 324 है बिल्कुल सही जवाब। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग की संरचना से संबंधित है। ध्यान रखिएगा संविधान का जो भाग आपका 15 है उसी के तहत 324 से लेकर 329 तक ना, 324 से 29 तक जो आपका निर्वाचन वगैरह है इससे रिलेटेड है। ठीक है, खाद्य निगम अधिनियम को संसद के दोनों सदनों में किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर, वर्ष 1964 में किया गया था। ठीक है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना है कि खाद्य निगम जो है ना, भारतीय खाद्य निगम जिसे आप FCI कहते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की खाद्य और जो सार्वजनिक वितरण विभाग है इसके ही अंतर्गत शामिल किया गया है। अगर इसका पूछेगा, इसे समझिए कि इस अधिनियम को, भारतीय खाद्य अधिनियम को ना 1964 के तहत मतलब कहिए कि लाया गया था, 1965 में से स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन वर्ष कितना में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, वर्ष 1931 में स्थापना, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं ये इसके अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, देखिए इसी अधिवेशन में ना पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के संबंध का जो प्रस्ताव है वो पारित किए थे। कुछ बात और समझिएगा इस अधिवेशन में क्या क्या हुआ था। तो देखिए 1931 में ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मतलब ऐसा कहिए कि गांधी जी के द्वारा एक बात कहा गया था, पता है क्या? वो ये है कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं मर सकता है, ये कहा गया था यहीं पर। ठीक है, 1931 के कराची अधिवेशन में। चलिए यहाँ पे अच्छा नंबर 39 जो है आपका सॉल्व कर लीजिएगा इसे। ठीक है, चलिए 40 देखिए, बताना है कि गंगा नदी प्रदूषण के उन्मूलन हेतु भारत सरकार ने किस वर्ष गंगा कार्य योजना यानी कि चरण जो फर्स्ट है ये पेश किया था? नंबर 40 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बताइए यहाँ पे आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा, 1985 में किया गया था। ठीक है, गंगा नदी में प्रदूषण के उन्मूलन हेतु ना भारत सरकार ने 1985 में गंगा कार्य योजना यानी कि फेज फर्स्ट को स्टार्ट किया गया था। इसके बाद आप समझिए 4 नवंबर 2008 में, देखिए वर्ष 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में मान्यता दिया जा चुका है। गंगा का जो उल्लेख है ऋग्वेद में पूछेगा कितनी बार किया गया है? 1 बार किया गया है। चलिए नंबर 41 देखिए,
निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं रहे थे? ऑप्शन नंबर ए, के एम पनिक्कर और एन एच कुंजरू जो हैं ये सदस्य नहीं रहे थे। ठीक है। बी आर अम्बेडकर साहब की अध्यक्षता में गठित हुआ था प्रारूप समिति यानी कि मसौदा समिति, आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए नंबर 42 है, 26 जनवरी 2019 तक जो जानकारी मिला था उसके अनुसार लोकसभा में कितना सीट अनुसूचित जाति के लिए है और कितना सीट है जो अनुसूचित जनजाति के लिए है? तो 42 का ऑप्शन आपको ए। देखिए 26 जनवरी 2019 तक जानकारी मिला है उसके आधार पर बताया जा रहा है कि लोकसभा में 84 सीट है जो अनुसूचित जाति के लिए है और 47 यानी कि 47 सीट है जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। नंबर 43, प्रधानमंत्री रोजगार योजना वर्ष कितना में शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ष 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। कुछ और आप समझ लीजिएगा, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आप जानते हैं वर्ष 2006 में पेश किया गया था। यह भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगर पूछेगा कि जेपी रोजगार गारंटी योजना कब आया था, तो वर्ष 2002 और 3 के बीच में यह आया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है ये 1999 में आया था। रोजगार आश्वासन योजना 1993 में आया था और नेहरू रोजगार एक आया था वो आपका 1989 में आया था। ठीक है। नेहरू रोजगार योजना और जवाहर जो रोजगार योजना है दोनों आप समझ लीजिए कि 1989 में यानी कि 1989 में ही एक साथ यह आया था। नंबर 45 है, बांग्लादेश की ग्रामीण बैंक की स्थापना इन चारों में से कब हुई थी? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, वर्ष 1983 में। आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत बार सेट में यह भी आ चुका है। प्रोफेसर जो थे मोहम्मद यूनुस, अगर आपको नाम ध्यान हो, इन्हीं को यह श्रेय दिया जाता है। बांग्लादेश में ना ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस, आपको नाम ध्यान रखना है। ठीक है। इनके द्वारा ही कहिए कि स्थापित किया गया था ग्रामीण बैंक को। मोहम्मद यूनुस को वर्ष 2006 ईस्वी में ना एक प्राइज़ मिल चुका है, अगर आपको ध्यान हो तो नोबेल का शांति प्राइज़ मिल चुका है। ठीक है। और अगर पूछेगा भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1975 को भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। धामेक स्तूप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। मौलिक कण की खोज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान यहाँ पे सही नहीं है बताना है? तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, अल्फा कण का यहाँ पे जो थॉमसन दिया हुआ ये आपका गलत होगा ना, रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। आपको ध्यान हो, अगर तो नहीं है तो याद कर लेंगे। चलिए बताइए, एक तुर्क गुलाम यहाँ पे तरगी के विद्रोह को दबाने के दौरान ज्वर के कारण मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी कहाँ पर, ये बताइए। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, थट्टा में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगर पूछेगा मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु है ना सिंध के थट्टा में हुई थी। कहाँ पर? सिंध के थट्टा। डेट आपको जानना हो तो जान लीजिए, 20 मार्च 1351 में इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से किसने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज के संस्थापक के बारे में बताइए कौन थे? काफ़ी बार बताया जा चुका। ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 50 देखिए, केसरिया स्तूप की खोज 1998 ईस्वी में निम्नलिखित पुरातत्वविदों में से किसके नेतृत्व में एक खुदाई के दौरान हुई थी? ऑप्शन ए के मोहम्मद के, मतलब कहिए कि नेतृत्व में खुदाई हो रही थी और केसरिया स्तूप 1998 में मिला था। ठीक है। बिहार के चंपारण जिला में ही या केसरिया नामक जगह पर स्थित है। मौलिक कण के आवेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकल्प है जो आपका गलत यहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे न्यूट्रॉन का ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। इसका आवेश पूछेगा तो 0 होता है। निम्नलिखित में से कौन हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के सबसे प्रमुख प्रचारक थे? ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ग्राम पंचायत के स्टाफ के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो पंचायत सचिव है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल प्रभारी भी है और ग्राम पंचायत का अवैतनिक कर्मचारी भी है, लेकिन जिला निर्वाचन पदाधिकारी नहीं होता है। ग्राम पंचायत स्टाफ के रूप में से नहीं आप कह सकते हैं।
आँखों का कौन सा भाग रेटिना की बाहरी परत को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोराइड यानी कि रक्तक जो पटल है यही करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर आइए नंबर 70 के आसपास। चलिए बताइए कि कुल्हड़ सबसे अच्छा निपटान योग यानी कि डिस्पोजेबल चाय का प्याला नहीं है, इसका एक कारण क्या है? तो इसका एक कारण होता है ऑप्शन नंबर बी, कुल्हड़ों के लिए उपयोग किए जाने वाला कच्चा माल क्या होता है? मूल्यवान होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, सोने के निम्नलिखित के किस गुण के कारण यह आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, उच्च तन्यता और उच्च आघात वर्धनीयता। कहने का मतलब आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले इस बात को समझिए कि अधिक तन्यता के गुण के ही कारण ना 1 ग्राम सोने से ना लगभग 2 किलोमीटर लंबी एक कहिए कि पतला वाला तार बनाया जा सकता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। और शुद्ध सोना का पूछेगा तो 24 कैरेट होता है शुद्ध सोना। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लीवर होता है सबसे बड़ी ग्रंथि। अगर पूछेगा लीवर का वेट तो लगभग 1.5 से लेकर के 2 kg के आसपास इसे आप बता देंगे। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग निम्नलिखित में से किस में नहीं किया जाता है? उद्योग में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, कपड़ा उद्योग में कपास के विरंजक में किया जाता है, जल के शुद्धिकरण के लिए भी करते हैं, लेकिन पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज नहीं किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaOCl2 जो होता है मतलब पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, जल के शुद्धिकरण के लिए कहेगा तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज आप करते हो। अगर कहेगा कि जल की अस्थायी कठोरता क्यों, तो उसमें ना घुले हुए जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फेट है, नाइट्रेट है और जो क्लोराइड होता है, इन्हीं लवणों के कारण से होता है। ठीक है, अगर कहेगा इसे दूर करने का तो सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर जल को आप उबालोगे ना तो जल की अस्थायी कठोरता इससे क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। नंबर 76 है, मानचित्रों में बताइए इन सब में से ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर, सार्वभौमिक पारंपरिक प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। पंपास घास का मैदान है, किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर, अर्जेंटीना में। बहुत ही जल्द इसका भी क्लास आपको मिल जाएगा। भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सर्दियों में बाढ़ का सामना करता है? तो राइट आंसर 78 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही जवाब, तमिलनाडु। देखिए क्या होता है ना, भारत का जो तमिलनाडु राज्य है ना सर्दी में बाढ़ का सामना करता है, क्योंकि ना यानी कि ऐसे समझिए जाड़े के दिन में ना तमिलनाडु के तट पर वर्षा लौटते हुए मानसून की वजह से हो जाती है और वहाँ पे बाढ़ आते रहता है। चलिए नंबर 79 देखिए, नगर पंचायत की सदस्य संख्या कितनी होती है बताइए? नगर पंचायत में सदस्यों की जो संख्या है कितनी? तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, 10 से लेकर 25 तक। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 80 का ऑप्शन नंबर आप यहाँ देखने के साथ समझ जाएंगे, ICMR होता है। देखिए ICMR स्वास्थ्य क्षेत्र का मतलब कहिए के अंतर्गत आता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये समझिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है। स्थापना अगर पूछ लिया जाए तो 1911। फ्रेंड्स आप हर एक पॉइंट को ध्यान से देखिए, समझिएगा। क्लास का PDF भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन पूछेगा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह भी पूछा जा सकता है ना स्थापना कब हुआ था। ठीक है, इसीलिए इन सारे बातों को ध्यान रखिएगा। ICMR वर्ष 1911। UGC है, UGC की स्थापना 1953 में हुई थी। NCTE जो है इसका हुआ था 1995 में। NCERT का पता है आपको? अगर पता हो तो ध्यान करिए। अगर आपका 1961 है तो आप बिल्कुल सही हो। 1961 में NCERT की स्थापना मतलब कहिए कि की गई थी। चलिए बताइए 82 में कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर संघीय प्रदेश की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर की नहीं लगती है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, इन सब की सीमा लगती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल भी है, उसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और एक बात समझिए कि नेपाल और ब्रिटिश के बीच में एक संधि हुई थी, अगर आपको ध्यान हो तो। संधि कौन सा था? सुगौली की संधि। ठीक है, सुगौली की संधि नेपाल और जो
ब्रिटिश हैं इनके बीच में वर्ष 1816 में किया गया था। ठीक है, मतलब सीमा का गठन एक तरह से कहिए कि किया गया था। और आपको पता होना चाहिए भारत और नेपाल ही एक ऐसा देश है जो मतलब कहिए कि मतलब कहीं पे भी कभी भी किसी भी लाइन पे एक दूसरे के लोग जो है क्रॉस कर जाते हैं, मतलब इतना एक तरह से कहिए कि अच्छा ही वहाँ का मतलब माना जाता है। निम्न में से कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग का कर्तव्य नहीं है बताइए। तो देखिए आपको पता है ना कि राज्य में जो निर्वाचन होता है वो लोग इनके द्वारा निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी स्थानीय चुनाव करवाना ये किसका काम होता है, राज्य में मतलब स्थानीय चुनाव के बारे में कहा गया। चुनाव कराने का निर्देश जारी करना, चुनावों का पर्यवेक्षक करना, चुनाव जो आपका नियंत्रण और चुनाव संचालन है ये करना, फिर परिसीमन करना होता है, ये सारे काम उन्हीं का होता है। मतदाता का सूची तैयार करना, सारे काम भारतीय निर्वाचन चुनाव आयोग का ही होता है। मतलब स्थानीय चुनाव यानी कि मुखिया वगैरह का जो होता है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। भारत का जो संविधान है इन चारों में से किसके बीच में निर्मित हुआ था बताइए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर, दिसंबर 1946 और नवंबर 1949। कहने का मतलब है भारत का संविधान दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 ईस्वी के बीच में ही बना था। ठीक है, संविधान सभा का प्रथम बैठक पूछेगा 9 दिसंबर 1946, याद रखना है। संविधान सभा और संविधान जो बनकर कब तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949। संविधान सभा का अंतिम बैठक पूछेगा, आपको बताना है कि 24 नवंबर 1950 को अंतिम बैठक हुआ था। ठीक है, संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 माफ़ कीजिएगा नवंबर नहीं था ना, जनवरी में हुआ था। 24 जनवरी 1950 को बैठक हुई थी। ठीक है, अगर पूछेगा संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने, तो M.N. राय आपको नाम ध्यान रखना है। चलिए अब आपको बताना है कि नेशनल पीपल्स पार्टी जो पहले एक राजनीतिक दल थी, इसको किस वर्ष में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दे दिया गया। तो 86 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्ष 2019 में इसे राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता मिला। ठीक है, और जो आपका 2020 का डेटा था उसके हिसाब से आप इसे भी समझ लीजिएगा कि टोटल 8 राष्ट्रीय पार्टी हैं, जिसमें कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जो जनता दल है, फिर आपका बहुजन समाज पार्टी है, एक है आपका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, फिर आपका TMC यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी है। ये सारे आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलिए आपने 87 के बाद 86 के बाद 88 पे आइए और बताइए कि भारत पर 1929 ईस्वी में महामंदी के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। देखिए भारत का आयात और निर्यात लगभग आधा हो गया था, सही है। गेहूं के मूल्य में लगभग 50% की गिरावट आ गई थी, सही है। औपनिवेशिक सरकार ने राजस्व मांगों को कम कर दिया था, नहीं ये तो आपका गलत है। ठीक है, और किसान गहरे कर्ज में डूब गए थे, यह भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए कि निम्न में से कौन सा नेपाल में हुए लोकप्रिय संघर्षों में से शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए लोकतंत्र आंदोलन, 1951 का आंदोलन, जन आंदोलन, ये सारे थे। और ऑप्शन नंबर सी स्वराज आंदोलन नहीं थे। ठीक है, मानव विकास सूचकांक निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। क्लास आपको करेंट अफेयर्स का दिया जा चुका है, चाहे तो आप उसे ही देख लेंगे। ऑप्शन नंबर सी UNDP के द्वारा दिया जाता है मानव विकास सूचकांक। ठीक है, इसका स्थापना भी समझ ही लीजिए 1965 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र में निर्णय लेने की अभिलक्षणिक विशेषता इन चारों में से किसके मतलब किस पर है। ऑप्शन आप सी देखिए, निर्णयों के संबंध में जनता के लिए पारदर्शिता है। ठीक है, नंबर 92 है चंगेज खां किस जनजाति से संबंधित था। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मंगोली था, मंगोल का था। ठीक है, चंगेज खां मंगोल जनजाति से संबंधित था। चंगेज खां का जन्म 1162 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछेगा धर्म इसका जरा सा बताइए तो कौन सा था, तो तेनगिरी करके आपको ध्यान रखना है, इस धर्म के ये थे। ठीक है, चंगेज खां अपने आप को एक वर्ड कहा करते थे, पता है क्या कहा करते थे, ईश्वर का अभिशाप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंडल आयोग की स्थापना के समय भारत के जो प्रधानमंत्री है वो कौन थे। ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई। समझिएगा 1 जनवरी देखिए 1 जनवरी 1979 को यानी कि 1 जनवरी 1979 को ना BP मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग बनाया गया था। ठीक है,
मंडल आयोग, ध्यान रखेंगे, मंडल आयोग ने 1980 में अपना रिपोर्ट सरकार को सौंप दिए थे, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा कहा गया था कि मतलब जो ये ओबीसी को आरक्षण देना चाहिए, ठीक है। तो मंडल आयोग ने 1980 में अपने रिपोर्ट में सरकार को जो सौंपी उसमें कही गई थी, और उस वक्त जो प्रधानमंत्री हैं तो वे वीपी सिंह रहे थे, ठीक है। और मतलब थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिएगा कि कहने का मतलब है कि अगस्त 1990 में, ठीक है, 1990 में ना प्रधानमंत्री जो थे वीपी सिंह थे, इन्होंने ही मंडल आयोग के रिपोर्ट को लागू कर दिया था, ठीक है। और मंडल आयोग के बारे में कहेगा कि रिपोर्ट कब पेश किया गया था, तो 90 से 10 साल पहले, यानी कि 1980 में इन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया था। गठन उसका अगर पूछेगा तो यहाँ पे देखिए, गठन हुआ था इस डेट को, रिपोर्ट पेश किया गया था 80 में, और रिपोर्ट जो है मतलब लागू करने के बाद 1990, आपको ध्यान रखना, रिपोर्ट को लागू कर दिया गया था। और 27% जो है ना आरक्षण देने का, जो मतलब आरक्षण दिया गया था इन्हीं को, मतलब इसी मंडल के, यही मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद। नंबर 94 बताइए, यदि किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर सरकारी नौकरी देने से वंचित किया जाता है तो यह भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसका उल्लंघन होता है? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 16 का होता है, ठीक है। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर मतलब होता है ना कि जाति वगैरह के आधार पर अगर आप किसी को, अगर आपको कोई मतलब जॉब वगैरह देने से, नौकरी देने से, सरकारी नौकरी वगैरह से रिलेटेड अगर कुछ तरह का इस तरह का मतलब वंचित मतलब किया जाता है, हटा दिया जाता है, तो अनुच्छेद 16 का उल्लंघन माना जाता है। इसी के अकॉर्डिंग केस वगैरह या जो भी चलना होगा वो चलेगा। 95 है करेंट का क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी, मोदी इन चारों में से एक तारे का जो अतुल्य है उदय, ये किसके द्वारा लिखा गया? इन चारों ऑप्शन में से बताइए किसके द्वारा लिखा गया था? 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तरुण विजय, आपको नाम ध्यान रखना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन बी, बेंगलुरु, आपको ध्यान रखना है, यानी कि HAL इसे आप शॉर्ट में कहते हो, और इसका जो स्थापना है वर्ष 1940 में की गई थी। देखिए जैसे यहाँ पे आप 97 क्या है, एक विषम ज्ञात कीजिए, मतलब एक जो है अलग है इन सब से, क्या होगा यहाँ पे बताइए तो? ऊंट एवं दहाड़ना, देखिए हाथी एवं चिगराना, घोड़े का हिनहिनाना होता है, कुत्ते का भौंकना होता है, क्या ऊंट दहाड़ता है? याद करिए, बिल्कुल नहीं, ऊंट दहाड़ना यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन आप यहाँ पे चाहें तो सी टिक कर सकते हैं। 97 के बाद 98 देखिए, 98, 99, चलिए अब यहाँ से आ जाइए आप 109 पे। बताइए कि पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति जो है कीटाणुओं को नहीं मारती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छानने से नहीं मारता है, उबालना, आचमन विधि, या फिर क्लोरीकरण करने से क्या होता है? पानी का शुद्धिकरण में कीटाणु जो होते हैं ये सारे मर जाते हैं, बट छानने से मरता नहीं है, ठीक है। वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आँखों से पढ़ सकता है, ऑप्शन आपको पता है, ए यहाँ पे आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर होता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवायवीय श्वसन में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अल्कोहल में। चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों के द्वारा प्राचीन काल से किया जाता रहा है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, दिशा संबंधी गुण आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 115 बताइए कि 4 कक्षीय हृदय वाले सरीसृप का नाम यहाँ पे आपको चुनना है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 115 का डी राइट आंसर, मगरमच्छ होता है। ध्यान दीजिएगा, मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है, ठीक है। अगर पूछेगा कि छिपकली का हृदय बताइए तो कैसा होता है, तो छिपकली आपको 3 बता देना है। छिपकली का जो हृदय है ना 3 कक्षीय होता है, ठीक है। हृदय, धमनियाँ तथा शिराएं एक साथ कार्य करते हैं, यह संगठन के लिए किस स्तर का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, अंग प्रणाली आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नंबर 117 देखिए, सबसे मतलब कह रहा है कि ज़्यादा समय तक संग्रहित करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, विटामिन सी। कहने का मतलब है ना,
आप ये समझिए सबसे ज़्यादा मतलब अगर मतलब संग्रहित करके रखेंगे तो विटामिन सी खत्म हो जाता है। विटामिन सी को आप स्कर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी को ज़्यादा मतलब कहिए कि खाना पकाने से या फिर ज़्यादा धोने से ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। विटामिन डी आप जानते हो, सी के बाद डी देखिए, इसे कैल्शियोफेनॉल कहा जाता है, इसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होता है, ठीक है। चलिए 137 के बाद अब चलते हैं 138 पर, ठीक है। 138 में आप देखेंगे कि कह रहा है मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय का, ठीक है। समझिएगा अगर पूछेगा कि खोज कब की गई थी, 1921 में इसकी खोज की गई थी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बताइए कि ऊटी और कोडाई कनाल जैसे पहाड़ी वाले स्थान पर आप भारत के किस राज्य में आएंगे, समझ पाए। अगर आप ऊटी में हैं या फिर कोडाई कनाल जैसे पहाड़ी पर हैं, आप वो भारत के मतलब किस राज्य में आपसे कहने का ये मतलब है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा तमिलनाडु में है, ध्यान रखेंगे। देखिए और एक बात समझिएगा, जैसे कोडाई कनाल को है ना वर्ष 1845 ईस्वी में हिल स्टेशन के रूप में मतलब इसे बनाया गया था। यह भी सवाल पूछा जा सकता है, इसीलिए हर एक पॉइंट को समझ लेंगे। कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में संशोधन की चर्चा करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा अनुच्छेद 368 संविधान में संविधान संशोधन की चर्चा करता है, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल बताना है कहाँ पर। ऑप्शन ए नर्मदा नदी का उद्गम स्थल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमरकंटक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए तो देखिए भारत ने पहला अगर पूछेगा तो वर्ष 1983 में हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा वर्ष 2011, आपको ध्यान होगा, ठीक है। पहला जो 2 विश्व कप स्टार्ट हुआ था ना, यानी कि 1975 में 1975 में स्टार्ट हुआ था, वेस्ट इंडीज़ जीता था। नेक्स्ट वाला भी वेस्ट इंडीज़ जीता था। और एक बात यहाँ पे समझिए, करेंट का क्वेश्चन है कि नेक्स्ट ईयर जो वर्ष 2023 में क्रिकेट का जो विश्व कप होने वाला है वो भारत में रखा गया है, भारत में ही होगा। और अगर सबसे ज़्यादा बार पूछता है किसने, तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक वर्ल्ड कप जीता है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में है। समझिए उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं उड़ीसा में है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफा भुवनेश्वर के पास में ही एक पहाड़ी है, वहीं पर मतलब पास मतलब दो कहिए कि पहाड़ी के रूप में है, ठीक है। उसके बाद और समझेंगे कि उदयगिरी में अगर आपसे पूछ लेगा ना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझ लेंगे इसे आप। उदयगिरी में टोटल 18 और ये आपका जो खंडगिरी है इसमें टोटल 15 गुफाएं हैं, ठीक है। मतलब कहिए कि गुफा में ना जैन साधु से संबंधित मतलब कुछ गुफा भी है इसी में से। उदयगिरी गुफा में ना रानी गुफा काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ध्यान रखेंगे। उदयगिरी गुफा में अगर पूछेगा कहाँ पर यह मतलब रानी गुफा कहाँ पर, तो उदयगिरी गुफा में ही यह है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और हाथी गुफा आप एक ध्यान रखेंगे, हाथी गुफा जो है राजा खारवेल से संबंधित है और यह भी ना उदयगिरी पहाड़ी में ही है। हाथी गुफा जो है ना उदयगिरी में ही पहाड़ी में है, इस बात का भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक का नाम बताइए कौन थे। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर विनोबा भावे। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति का नाम आपको बताना है। देखिए भूदान आंदोलन से आप एक दो बात को समझ लेंगे, काफ़ी ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट यह भी रहता है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आता ही है। तो विनोबा भावे जो है ना, इनका पूरा नाम अगर आपसे पूछेगा विनायक दामोदर भावे, ध्यान रखना है। भूदान आंदोलन वर्ष 1951 में 1951 में शुरुआत इसकी की गई थी। कहाँ से, एपी यानी कि आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। भारत के कह रहा है क्या द्वितीय राष्ट्रपति का नाम ना, तो क्या बताया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एस राधा कृष्णन थे। कब से कब तक रहे थे, 1962 से 67 तक, यानी कि 1962 से लेकर 67 तक भारत के ये राष्ट्रपति पद पर बैठे रहे थे। इन सारे पॉइंट्स को भी आपको ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स अभी आपका जीके का जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि बिहार सचिवालय प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 1 आपको आज करवा दिया गया है। आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा।